नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 3 को। जो ये सेक्शन 3 है ये पार्ट 2 में दिया गया है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 50 तक बताता है। जो ये सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 50 तक है ये सेक्शन, ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताते हैं। मतलब कि जो फैक्ट है वो कब रेलिवेंट होगा। ये मेरी पहली वीडियो है रेलिवेंट ऑफ फैक्ट पर, जो कि चैप्टर 2 में और पार्ट 2 में है। आज से हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेक्शन 3 यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए आपको साइड में बेरेक्ट लैंग्वेज दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है जो फैक्ट है वो कब रेलिवेंट होगा, कब फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को कब एज एन एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में। सेक्शन 3 यहां पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अब इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज यहां पर बता रही है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। देखिए यहां पर सूट और प्रोसीडिंग की बात की गई है, मतलब कि सिविल केस भी हो सकता है और क्रिमिनल केस भी हो सकता है। इन दोनों केसेस में, सिविल और क्रिमिनल केसेस में, हम वहां पर एविडेंस दे सकते हैं जो रेलिवेंट फैक्ट है और जो फैक्ट इन इशू है। ठीक है, उसी से रिलेटेड वहां पर हम जो है वहां पर क्या दे सकते हैं, एज एन एविडेंस वहां पर दे सकते हैं। और कोर्ट वहां पर क्या करेगी, उसको एडमिट भी करेगी जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं और जो फैक्ट इन इशू होते हैं, जो मेन मुद्दा होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड वहां पर कोर्ट क्या करती है, उस एविडेंस को एक्सेप्ट करती है। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, जो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू यहां पर यह बताया गया है जो फैक्ट एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है, एग्जिस्टेंस है या फिर नॉन एग्जिस्टेंस है, जो फैक्ट इन इशू है ये यहां पर फैक्ट इन इशू होता है। मतलब कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इसको हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं। उसी से रिलेटेड कोर्ट वहां पर एविडेंस लेगी जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होगा, और कोर्ट एडमिट भी करेगी वहां पर अगर कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी वहां पर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कोई एविडेंस ला रही है तो उस एविडेंस को एक्सेप्ट करेगी कोर्ट। ये हो गई बात फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। और जो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट काफी ज्यादा रेलिवेंट है, जो उस केस के सर्कमस्टांसेस है उसी से रिलेटेड वो रेलिवेंट है वहां पर फैक्ट्स, तो वहां पर भी कोर्ट उसको एडमिट करेगी, उन रेलिवेंट फैक्ट को उनको कंसीडर करेगी एज एन रेलिवेंट फैक्ट। इसको बोलते हैं हम रेलिवेंट फैक्ट। ये मैंने आपको बता दिया जो बेरेक्ट लैंग्वेज है यहां पर सेक्शन 3 की क्या कह रही है। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा जो ये सेक्शन 3 यहां पर क्या कह रहा है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन यहां पर बता रही है, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ ए फैक्ट। मतलब कि किसी पर्सन को अलाउ नहीं करेगी एविडेंस देने के लिए। कब नहीं करेगी कोर्ट वहां पर अलाउ, जब उसको डिसएंटाइटल किया गया हो। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसको 3 या 4 बार सम्मन पहुंच गए हैं। ठीक है, वो 3 या 4 बार बाद भी वो कोर्ट में नहीं आ रहा है अपनी गवाही पर। ठीक है, जब गवाही में लग रहा हो केस, उस पर्सन को मौका दिया गया था 3-4 बार, लेकिन उसने अपने तीनों चारों मौके को गवा दिया, तो उस केस में कोर्ट उसको फिर अलाउ नहीं करेगी अपना एविडेंस देने के लिए। ठीक है, उसको वहां पर क्या कर देगी, उस पर्सन को वहां पर डिसएंटाइटल कर देगी अपने एविडेंस देने के लिए। तो एक्सप्लेनेशन में भी यहां पर यही बताया गया है कि किसी पर्सन को डिसएंटाइटल कर देना, वो फिर अपना एविडेंस नहीं दे सकता एक किस्म से। ठीक है, चाहे वो रेलिवेंट फैक्ट हो, चाहे वो क्या हो, फैक्ट इन इशू में हो, दोनों में से कोई भी अगर वहां पर एविडेंस देना उस पर्सन को, तो फिर वो बाद में नहीं दे सकता, क्योंकि उसको काफी बार मौका दिया गया था, वो फिर भी वहां पर नहीं आया। तो उन केसेस में कोर्ट उससे क्या नहीं लेगी, वो फैक्ट इन इशू और जो रेलिवेंट फैक्ट है वो नहीं लेगी वहां पर एज एन एविडेंस। एक्सप्लेनेशन यहां पर सिंपली यही बता रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा जो फैक्ट इन इशू और जो रेलिवेंट फैक्ट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए एक पर्सन है, किसी पर्सन ने क्या करा, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी। ठीक है, अब डेथ कॉज वहां पर कर दी किसी पर्सन ने। अब जिस पर्सन ने डेथ कॉज करी है, तो उसका केस जब ट्रायल कोर्ट में गया, तो वहां पर फैक्ट इन इशू क्या है कि उस पर्सन ने डेथ कॉज करी है या नहीं करी है। ये एक फैक्ट इन इशू है। ठीक है, ये फैक्ट इन इशू हो गया। अब वहां पर क्या है, और रेलिवेंट फैक्ट क्या है वहां पर। अब जो रेलिवेंट फैक्ट है, जिस हथियार से, जिस वेपन से उस पर्सन ने किसी पर्सन की डेथ की थी, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है वहां पर। ठीक है, उसको हम रेलिवेंट फैक्ट बोलेंगे। और एक इंटेंशन भी ले लेते हैं, उस पर्सन की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो वहां पर मतलब कि एक फैक्ट इन इशू आ रहा है। ठीक है, वहां पर यह मुद्दा आ रहा है कि वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है उसकी इंटेंशन। तो इसका मतलब वहां पर ये एक फैक्ट इन इशू भी है और रेलिवेंट फैक्ट भी है।
तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के तौर पर भी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 3 यहां पर जो एविडेंस है, एविडेंस के तौर पर जो लिए जा रहे हैं फैक्ट इन इशू, और क्या लिए जा रहे हैं जो रेलिवेंट फैक्ट है एज एन एविडेंस जो इंक्लूड किए जा रहे हैं, और जो वहां पर कोर्ट एडमिट भी कर रही है, इन केसेस में उसको वहां पर एडमिट किया जाएगा एविडेंस को, जो फैक्ट इन इशू होंगे और जो रेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए जो सेक्शन 3 यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 जरूर देखना, जिससे आपको और क्लियर होगा जो रेलिवेंट फैक्ट है वो कब रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।